धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बिहार चुनाव के नतीजे सबके सामने आ चुके हैं। तरह तरह से समीक्षाएं की जा रही हैं, लेकिन मुझे लगता है एक दो पहलू और हैं जिनके बारे में बातचीत होनी चाहिए। जैसे कि एक पहलू ये हो सकता है कि बिहार चुनाव के जो नतीजे हैं, क्या वो हिंदुत्व की जीत हैं, क्योंकि इसी दौरान राम मंदिर की बुनियाद भी रखी गई, या विकास जो मॉडल चला रखा है, जो मोदी सरकार बीजेपी सरकार दावा करती है, उसकी जीत हुई है, या नीतीश कुमार की हार हुई है। ये एक पहलू हो सकता है। और इसके अलावा जो बेरोजगारी वाला मुद्दा था, जो भुखमरी के हालात पैदा हुए लॉकडाउन के दौरान, उनकी हार हुई है। यानी कि असल जीत और हार किसकी हुई है, इस पर भी एक विस्तृत रिपोर्ट आनी चाहिए। और ये जो चुनावी नतीजे हैं, इनका असर बंगाल में कैसे देखा और सामने आ सकता है, या वहाँ पर जो विपक्षी पार्टियां हैं बिहार के नतीजों से क्या सबक ले सकती हैं, इन्हीं दोनों पहलुओं के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। तो जूम के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर अपूर्वा नंजी। नामी ग्रामी शख्सियत हैं, आए दिन उनके आर्टिकल छपते रहते हैं। देश ही नहीं, पूरी दुनिया में उनको पढ़ा और सुना जाता है। बहुत शुक्रिया सर, हमें वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए बातचीत का। जी, मेरा पहला सवाल ये है कि जो बिहार चुनाव के नतीजे हैं, कह रहे हैं विकास की जीत हुई है, पर मुझे लगता है जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती को उसी दौरान रिहा किया गया, धारा 370 को लेकर बवाल किया गया, कश्मीर के लोग आएंगे बिहार में बस जाएंगे, राम मंदिर उससे पहले बुनियाद रखी ही जा चुकी थी, कहा गया आदित्यनाथ योगी द्वारा कि यहाँ पे घुसपैठ ये घुस गए हैं, लव जिहाद का मुद्दा वहाँ पे आ गया, जिन्ना जो कांग्रेस के कैंडिडेट को लेकर बवाल खड़ा किया गया जिन्ना के नाम का। लगता नहीं है कि जीत हिंदुत्व की हुई है? देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कुछ भी कहना मुश्किल है। और वह इसलिए है कि अगर आप एनडीए और महागठबंधन के बीच के मतों के अंतर को ध्यान में रखें तो तकरीबन 12,000 मतों का अंतर है। सीटें जरूर 125 मिली हैं एनडीए को, और 3 ज्यादा मिली हैं। तो अगर 3 कम मिलती तो वे सत्ता में नहीं होते। तो मामला सिर्फ 3 सीटों के फर्क का है, 3 या 4 सीटों के फर्क का है कि अगर उन्हें 3 सीट नहीं मिलती तो इसको यह इसके बारे में यह कहना बहुत कठिन है। अगर आप मतों के प्रतिशत को भी ध्यान में रखेंगे, कितने फीसद मत इसको मिले, तो आप देखेंगे कि ये बहुत बारीक सा फर्क है। तो इसमें किसी की भी जीत और किसी की हार तो कहा ही नहीं जा सकता। चूंकि 3 सीटों का फर्क हो गया है तो सत्ता एनडीए के पास चली गई है, यह हमें मालूम है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि यह उनकी राजनीति की जीत हो गई है। यानी जो प्लेटफॉर्म जो उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया था जनता को कि इस प्लेटफॉर्म पे हमें चुनिए, उस प्लेटफॉर्म को जनता ने बहुमत से अपना लिया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये बहुत करीब की लड़ाई है, और ज्यादातर सीटों पर अगर आप देखेंगे तो मतों का अंतर बहुत कम है। तो इससे भी ये पता चलता है कि इसके बारे में वैसे नतीजे निकालना मुमकिन नहीं है जैसा लोकसभा चुनाव को लेकर हम नतीजा निकालते हैं। लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि चुनाव के नतीजों की वजह कुछ और हो सकती है, और जब नतीजे आ जाते हैं तो उनका मैसेज कुछ और हो सकता है। वैसे अब जब ये नतीजे आ गए हैं और एनडीए सरकार में आ गई है, तो इस चुनाव परिणाम का मैसेज कुछ और हो जाएगा। वह मैसेज उन कारणों से, वजहों से बिल्कुल अलग होगा जिन वजहों से यह नतीजा हुआ है। मैं उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अलग अलग इलाकों का विश्लेषण किया जाए बिहार में, जैसे मिथिला के क्षेत्र का किया जाए, सीमांचल का किया जाए, भोजपुर का किया जाए, तो वहाँ जिस प्रकार जीत और हार हो रही है उसके बहुत सारे स्थानीय कारण हैं। बहुत सारा कारण जो उम्मीदवारों का चुनाव है, उस चुनाव के चलते परिणाम हुए हैं। यानी कोई उम्मीदवार हो सकता है अपनी पार्टी के बावजूद जीत गया, कि उसकी पार्टी की तरफ लोग ना हो लेकिन उम्मीदवार ने जिता दिया, यह भी हो सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि बिहार में कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो आमतौर पर बहुत बुरा हुआ है, लेकिन कांग्रेस के कुछ उम्मीदवारों का प्रदर्शन उम्मीद से ज्यादा अच्छा हुआ है। उसी प्रकार वामपंथी दलों के उम्मीदवारों का प्रदर्शन बहुत अच्छा हुआ, तो उसका मैसेज अलग है। तो मैं सिर्फ यह अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि इस चुनाव परिणाम के बाद जो मैसेज होगा
उसमें उस मैसेज को आपकी बातों से जोड़कर देखा जा सकता है। मसलन जी भारतीय जनता पार्टी यह दावा कर सकती है जी कि उसने जो यह सारी अपील की, जिसकी बात आप कर रहे हैं, जी भाषणों के जरिए, नारों के जरिए, डराने के जरिए, जी उस अपील का नतीजा ये परिणाम है। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा है नहीं। जी अब ये दावा किया जा सकता है लेकिन ऐसा है नहीं, और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ जी कि जो नई सरकार बनेगी जी उस सरकार को इसका ख्याल रखना पड़ेगा कि यह उस एजेंडे की जीत कतई नहीं है जी जिसका दावा अब भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब ये दोहरी जिम्मेवारी नीतीश कुमार पर होगी कि वे बीजेपी की लगाम कसकर थामे रखें, जी ताकि बिहार का वह हाल ना हो जाए जो उत्तर प्रदेश का हो गया। बिल्कुल सही आपने कहा और बहुत सारी चीज़ों को बहुत कम शब्दों में समेट दिया आपने। आपने चुनावी नतीजों का भी जिक्र किया, चुनाव के दौरान जो मुद्दे उठाए गए उनका भी जिक्र किया और बाद में नीतीश कुमार को उनकी जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाया। लेकिन आपको नहीं लगता सर, लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है जहाँ पे एनडीए कामयाब हो रहा है? आप हरियाणा देखिए, पता नहीं कैसे कैसे करके उन्होंने जेजेपी के साथ मिलकर अपनी लाज बचा ली एक तरीके से, और महाराष्ट्र देखिए, और झारखंड में तो ऐसा बुरा हुआ कि रघुवर दास जो सीएम थे वहाँ वो खुद अपनी सीट पे हार गए। यहाँ जो है ये चुनाव हो रहा था कोरोना के बाद, लॉकडाउन लागू होने के बाद, लेकिन यहाँ जो चीज़ें निकल के आई सवाल नहीं खड़ा कर रही है। जो सेकुलर ताकतें हैं या महागठबंधन जो है वो मायूस नहीं हुआ, उसे लग नहीं रहा है कि हाँ हम लोग जो सोच रहे थे, लोगों में जो गुस्सा है वो निकल के आएगा, वो निकल के नहीं आ पाया। हाँ, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। तो इसको इस तरह से कहा जा सकता है कि यह जितनी एनडीए की जीत नहीं है उतनी महागठबंधन की हार है। जी आप यह कह सकते हैं। यानी जनता में जो क्रोध होना चाहिए था जी शासन के निकम्मेपन का, जी उस क्रोध को कहीं और स्थानांतरित कर दिया गया। जी वो क्रोध नीतीश कुमार के खिलाफ तो दिखलाई पड़ रहा था, जी लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को उससे अलग कर लिया। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उसकी एक राष्ट्रीय अपील है, जी तो उस राष्ट्रीय अपील पर कोई आंच नहीं आई है। जी यह जरूर हम सब लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि हम लोग आमतौर पर ये मानते हैं कि जी जनता अपने रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में सोचती है, आर्थिक परेशानियों के बारे में सोचती है और तब राजनीतिक फैसले लेती है। लेकिन बिहार का जो चुनाव का नतीजा है वो उससे कुछ अलग दिखलाई पड़ रहा है। जी तो हमें समझना पड़ेगा कि इसका अर्थ यह है कि जनता दरअसल विचार से भी काम लेती है। यानी वह यह तय करना चाहती है कि वह जिंदगी किस प्रकार जिएगी, समाज किस प्रकार का होगा, जी समाज में कौन सा विचार प्रभावी होगा और कौन सा विचार प्रभावी नहीं होगा, जी इन सबको भी ध्यान में रखती है। और कई बार हो सकता है कि वो रोजी रोटी को इसके पीछे कर दे। हो सकता है कि उसको जो परेशानियां हुई उन परेशानियों को वो ताक पे रख और वो इस विचार को चुन ले। तो इस चुनाव परिणाम का विश्लेषण करते समय अगर इसका कोई एक अर्थ हम समझने का प्रयास करेंगे तो यह होगा कि जनता ने अपनी परेशानियों को लेकर उतना क्रोध नहीं दिखलाया, है ना। यह जरूर हो सकता है। एक 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 मोटा मोटी नतीजा इसका आप ये निकाल सकते हैं और ये कह सकते हैं कि इस रूप में यह जिसको कहा जाता है असली मुद्दे, जी असली मुद्दे यानी आर्थिक मुद्दे, रोजगार का मुद्दा, बिल्कुल खेती किसानी का मुद्दा, बाकी मुद्दा, तो असली मुद्दे पिछड़ गए, ये कहा जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि असली मुद्दे पिछड़ गए। कुछ चीज़ों पे नज़र डालिए। लॉकडाउन के दौरान नई शिक्षा नीति लाई गई, लॉकडाउन के दौरान ही पार्लियामेंट से किसानों के खिलाफ कुछ कानून लाए गए जिन्हें किसान काला कानून बता रहे हैं और सड़क पे उतरे हैं। पूरे पंजाब में अभी भी ट्रेनें बंद रही हैं। हाल फिलहाल में बातचीत जो किसानों की हुई थी कृषि मंत्री से, वो भी विफल साबित हुई है। क्या बिहार के नतीजे और बाकी राज्यों में जो उपचुनाव हुए हैं सर, उसके नतीजों को अलग करके देखा जा सकता है या सब जगह एक ही जैसा विचार चल गया है? देखिए, आमतौर पर हमें यह मानना पड़ेगा, कबूल करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2013 या उसके भी पहले से जो एक वैचारिक युद्ध छेड़ रखा है, जी इस वैचारिक युद्ध में अभी उसे बढ़त है। उसने राष्ट्रवाद की आड़ में जो जी बहुसंख्यकवाद स्थापित किया है, जी उस बहुसंख्यकवाद की अपील कमजोर नहीं हुई और तरह तरह से उसे मजबूत किया जा रहा है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जनता अपना फैसला कैसे करती है, इसको हम समझने की कोशिश करें।
जी जनता फैसला करती है सूचनाओं के आधार पर। जी सूचनाएं कौन देता है? मीडिया सूचना देती है। जी लेकिन जब मीडिया तय कर ले कि वो सूचना ही नहीं देगी जनता को, जी या भ्रामक सूचनाएं देगी, या वह सिर्फ और सिर्फ सरकार का प्रचार करेगी, जी तो जनता तो सूचना विहीन है। जी तो बिना ठीक सूचना के वह फैसला कैसे करेगी? जी सूचना के अभाव में जी उसका फैसला गलत होगा। हम्म और मैं यह मानता हूं कि उपचुनाव में जो हो रहा है, या बिहार विधानसभा में जो हुआ है, या आमतौर पर जो लोकसभा चुनाव में भी हुआ है, वह इस कारण भी हुआ है कि भारत की जनता को सूचनाओं से वंचित रखा गया। आप सिर्फ इसकी तुलना आप अमेरिका से कर लीजिए। जी अमेरिका में ट्रंप की भारी जीत हुई थी। जी एक तरह से लोकप्रिय मत उन्हें बहुत ज्यादा मिले थे। जी तो नहीं, लोकप्रिय मत क्लिंटन को मिले थे, जी लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज में उनको बहुत ज्यादा मिले थे। जी और ट्रंप भी एक तरह से राष्ट्रवादी नेता के रूप में आए थे। जी लेकिन अमेरिका की मीडिया ने ट्रंप के चुने जाने के दूसरे दिन से जी जनता को उनके झूठों से परिचित कराया, जी और लगातार उसे सूचित करना जारी रखा। जी उसी का नतीजा हुआ कि इस बार ट्रंप हार पाए। हालांकि वहां भी जो टक्कर थी वो बहुत कांटे की टक्कर थी, जी और बाइडेन की जीत इतनी आसान नहीं थी। इससे यह पता चलता है कि ट्रंप के राष्ट्रवाद की या अमेरिका फर्स्ट की नीति की पकड़ अभी भी अमेरिका पर है, जी और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को अभी भी काफी जद्दोजहद करनी है। तो यह जो उपचुनाव के नतीजे हैं या बाकी नतीजे हैं, इनमें बहुत बड़ी भूमिका मीडिया के दुष्प्रचार की और मीडिया के एक तरह से पक्षकार बन जाने की वजह से हुई है। यानी कि मीडिया जब सूचनाएं नहीं दे पा रहा है तो जो कुछ जा रहा है उसी से लोग अपनी एक सोच बना ले रहे हैं और उसी के तहत अपने मत का वो प्रयोग कर रहे हैं। आपको नहीं लगता सर, जो 5 अगस्त 2020 को जो है राम मंदिर की बुनियाद रखी गई, शिलान्यास हुआ, पूजा पाठ जो भी किया गया, उसने जो लॉकडाउन के दौरान की तमाम जो दिक्कतें थी उन सबको मिटा के बीजेपी को वोट दिलवा दिया। पूरे देश में वोट मिला, साउथ में, पश्चिम में, नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में भी मिल रहा है, और इधर तमाम जगह पे भी, उत्तर भारत में भी वोट मिल रहा है। तो धर्म के जो मुद्दे हैं वो वाकई में असल मुद्दों पे हावी नहीं हुए हैं सर। दो चीजें हैं। एक तो उसे मैं धर्म का मुद्दा उतना नहीं कहूँगा जितना एक संतोष देने की कोशिश की जा रही है समाज के एक हिस्से को, जिसे आप मोटा मोटी तौर पर हिंदू कह सकते हैं। सभी हिंदू ऐसे नहीं हैं। सभी हिंदुओं को जो अयोध्या में 5 अगस्त को किया गया उससे खुशी नहीं हुई, बहुतों को दुख हुआ कि उनके नाम पर यह किया जा रहा है और ये एक तरह का पाप है। उन्हें ऐसा लगा, उन्हें आखिर ये पाप ही है कि आप किसी और के धर्मस्थल को छीन कर और उस पर अपना धर्मस्थल बनाएं। ये कोई बहुत पुण्य का काम नहीं है। तो ढेर सारे हिंदू, आपको लाखों करोड़ों हिंदू भारत में मिलेंगे जो इसको अच्छा नहीं मानते। लेकिन यह एक राजनीतिक कदम है। यह राजनीतिक कदम यह है कि एक तसल्ली देने की कोशिश की जा रही है। वह तसल्ली यह है कि अब आपकी हुकूमत कायम हो गई। बिल्कुल सही। तो आपको एक तरह की खुशी मिलती है। वह खुशी है कि अब यह जो मेरे करीब है उस पर मेरा दबदबा कायम हो गया। और हिंदुओं का करीब कौन है? राजनीतिक रूप से अगर आप देखें तो हिंदुओं का करीबी मुसलमान है, और एक काल्पनिक उनमें अपमान की भावना भरी गई है कि मुसलमानों ने 800 साल तक तुम्हारे ऊपर हुकूमत की। अब ये बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि अकबर कोई मुसलमानों की तरफ से हिंदुओं पर हुकूमत नहीं कर रहा। बिल्कुल जी, सही बात कर रहे हैं। औरंगजेब कोई मुसलमानों की ओर से हिंदुओं पर हुकूमत नहीं कर रहा। जी। मुझे नहीं लगता है कि औरंगजेब के हुकूमत में किसी मुसलमान किसान को रियायत मिली होगी अगर उसने लगान नहीं दिया होगा। ठीक है। यही बात किसी और भी मुसलमान बादशाह के बारे में कही जा सकती है, नवाब के बारे में कही जा सकती है कि वे कोई मुसलमान रियाया को हिंदू रियाया के मुकाबले अधिक रियायत नहीं दे रहे होंगे। दोनों रियाया थी, है ना। तो इसलिए ये मुसलमानों की हुकूमत थी, यह कहना ही एक तरह की बेवकूफी है, क्योंकि मुसलमान भी रियाया थे और हिंदू भी रियाया थे। लेकिन हिंदुओं में एक मनोवैज्ञानिक हीनता बोध भरा गया
जी। कि तुम्हारे ऊपर मुसलमानों की क्या हुआ हुकूमत है, थी, जुल्म हुआ है। और अब जाकर 800 साल बाद जी। मौका आया है जी। कि तुम मुसलमानों पर हुकूमत करो। मुसलमानों पर हुकूमत का मतलब क्या है? जी। मतलब ये है कि मैं अपने जैसे इंदौर में आपने देखा जी। कि मैं किसी पटाखे की दुकान में जाऊंगा, आतिशबाजी की दुकान में जाऊंगा, जो एक मुसलमान की दुकान है, जी। और एक लफंगों का ग्रुप जाएगा जी। और वो भगवा गमछे लपेटे रखेगा और कहेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि तुम ये पटाखा बेच रहे हो जिसका नाम गणेश है जी। और लक्ष्मी है। जी। तो ये हुकूमत हो गई, हम्म। क्योंकि अब 10 ऐसे लोग हैं हम्म। अ, जो एक दुकानदार के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम मुसलमान हो, तुमको ये इजाजत नहीं है कि तुम हिंदू नाम के पटाखे बेच सकते। जी। जी। तो इस तरह की हुकूमत की तसल्ली दी जा रही है, डिसेंट्रलाइज्ड, मैं ये कह रहा हूँ डिसेंट्रलाइज्ड दबदबा, बिल्कुल है ना। सही आप कह रहे हैं। विचार जी सर। राम मंदिर ने जी। एक बड़ा मैसेज दिया। जी। बड़ा मैसेज ये दिया कि अब सर्वोच्च न्यायालय भी हमारी तरफ से फैसला दे। हम्म। ये बड़ा मैसेज है ना, और वो सबसे घातक है भारतीय जनतंत्र के लिए और सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा के लिए भी घातक। उसकी आलोचना बहुत सारे पूर्व न्यायाधीशों ने भी की है, बहुत बड़े बड़े वकीलों ने भी की है, दुनिया भर के कानून जानने वालों ने की है, क्योंकि वह फैसला ऐसा लगता है कि एक खास राजनीतिक वजह से दिया गया फैसला है, ऐसा मालूम होता है। जी। तो वह एक तरह का प्रतीक है, एक सिंबल है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक डिसेंट्रलाइज्ड सेंस ऑफ एम्पावरमेंट दिया जा रहा है कि अब आपकी हुकूमत मुसलमानों पर है। आप चाहें तो उनके घर घुसकर उनका फ्रिज खोल कर देख सकते हैं कि वो किस किस्म का गोश्त खा रहे हैं। जी। आप उनको खींच कर बाहर निकाल के मार सकते हैं। जी। आप किसी की गाड़ी खोल कर देख सकते हैं कि जी। वो क्या ले जा रहा है, उसके टिफिन में क्या है। जी। अगर ट्रेन में जा रहा है तो आप उसका टिफिन खोल कर जांच कर सकते हैं, जी। कुछ भी कर सकते हैं, और पुलिस आपके साथ रहेगी। ठीक है तो सर। यह एक जी। जी। दुष्ट किस्म की तसल्ली जी। जी। मैं कहता हूं दी जा रही है। तो ये माहौल आज बन चुका है और इस माहौल के बाद अब चुनाव होने जा रहा है बंगाल में। 6 महीने के अंदर अंदर वहां पे चुनाव है। 72 साल में तो कभी कामयाब हो नहीं पाए, लेकिन 2 विधायकों से जब 18 लोकसभा में सांसद इनके आ गए तब से हौसले ज्यादा बुलंद है। क्या आपको लगता है बंगाल में कामयाब हो पाएंगे, या वो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कोई एक मोर्चा बना के इनसे ढंग से लड़ पाएंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका अगर आप देखें तो वो हर जगह काफी मेहनत करते हैं, निवेश करते हैं। जैसे असम में उन्होंने अपने आप को केंद्रित किया जी। और असम पर अपना कब्जा कर लिया। जी। पहले ये माना ही नहीं जा रहा था, कहा जा रहा था कि असमिया राष्ट्रवाद बिल्कुल अलग है, जी। वह उस पर हिंदू राष्ट्रवाद हावी नहीं हो सकता, जी। हिंदुत्व का राष्ट्रवाद हावी नहीं हो सकता। जी। लेकिन देखा गया कि असमिया राष्ट्रवाद को हिंदुत्व के राष्ट्रवाद ने निगल लिया। बिल्कुल। तो अ, और अब वहां मुसलमान विरोधी घृणा काफी फैल रही है। जी। तो असमिया राष्ट्रवाद की बात अब पीछे चली गई। जी। उसी तरह बांग्ला राष्ट्रवाद का काफी गुणगान किया जाता है जी। कि बांग्ला राष्ट्रवाद को कोई हरा नहीं सकता। जी। लेकिन बंगाल में पिछले 30 वर्षों में काफी तब्दीली आ गई। एक तो यह बात ध्यान रखें कि ऐतिहासिक रूप से बंगाल में लाखों लोग ऐसे रहते हैं जिनकी पहली जुबान हिंदी है, जी। जो हिंदी इलाकों से आते हैं, हिंदी, भोजपुरी, अवध, इन इन इलाकों से आते हैं। जी। तो अब बंगाल में अलग अलग जगहों पर, वो चाहे मालदा हो या जो सीमावर्ती इलाके हैं, उन सीमावर्ती इलाकों को आप ले लीजिए और कलकत्ता में भी ले लीजिए, जी। ऐसी आबादी बहुत सारी है जिसको आप बांग्ला आबादी नहीं कहेंगे। जी। ठीक है। दूसरे, आप यह भी ध्यान रखिए कि बांग्ला आबादी भी बदल गई। जी। जिसको आप बांग्ला आबादी कहते हैं, बांग्ला जनसंख्या कहते हैं, वो खुद बदल रही है। जी। इसका पता आपको चलता है अगर आप बंगाल के टीवी सीरियल्स देखेंगे, जी। टीवी प्रोग्राम्स देखेंगे। आप जब बंगाल के टीवी प्रोग्राम्स देखेंगे जो कि बांग्ला में होते हैं, तो आप ये देखेंगे कि उसमें बहुत कुछ हिंदी में रहता है। यह बात आज से 20 साल पहले कल्पना के बाहर थी। जी। हम सोच नहीं सकते थे कि बांग्ला वाले अपने सीरियल में अपने किसी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति में हिंदी को जगह देंगे। जी। वो मैंने वहां बांग्ला श्रेष्ठता का भाव बहुत ज्यादा था। जी। लेकिन अब हिंदी गाने,
हिंदी में डायलॉग्स आपको बांग्ला सीरियल में दिखलाई पड़ते हैं। मैं सिर्फ यह पृष्ठभूमि इसलिए दे रहा हूँ कि बंगाल बदल गया। बंगाल वह नहीं, बंगाल और शेष भारत में अब उतना अंतर नहीं है जितना अंतर पहले था। जैसे पहले बंगाल में आप जाते, मैं और आप अगर जाते, अगर आप जाते पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, और मैं जो कि बंगाल के ज्यादा करीब का हूँ, देवघर का हूँ, संथाल परगना का, हम भी जाते तो हमें बंगाल में दो शब्द सुनने को मिलते। एक छातुखोर यानी सत्तू खाने वाला, और दूसरा हिंदुस्तानी राग यानी हिंदुस्तानी लोग। अब वह चीज नहीं रह गई, ठीक है। तो बंगाल में 4 साल पहले, 5 साल पहले पहली बार ये नारा सुनाई पड़ा, नो दुर्गा नो काली, ओनली राम एंड बजरंग बली। ये नारा रामनवमी बंगाल का मुख्य त्योहार नहीं है लेकिन पिछले 3 साल में अब रामनवमी पर बड़े बड़े जुलूस निकलने लगे। यह सब कुछ राजनीतिक है। क्या अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि कम्युनिस्ट कमजोर हो गए हैं और ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, वो वैचारिक रूप पे इतनी मजबूत नहीं है कि भाजपा के आरएसएस के इस एजेंडे से, प्रोपेगेंडे से लड़ सके? ये एक बड़ी वजह है बंगाल का स्वरूप जो बदल रहा है। देखिए, वैचारिक संघर्ष इतना सरल होता नहीं। हम ये नहीं, हमने देश दुनिया के बहुत सारे देशों को देखा है, समाजों को देखा है, वो कई बार स्प्रिंग की तरह काम करता है। आपको लगता है कि सामाजिक रूप से बदल गया है, लेकिन जैसे ही वो दबाव हटता है, स्प्रिंग की तरह वो चीज पहले चली आती है। जैसे सोवियत संघ में माना गया कि 70 साल का शासन है, तो 70 साल को बहुत माना गया। लेकिन 70 साल के बाद ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का बोलबाला वहां दिखलाई पड़ा। बिल्कुल। तो स्टालिन के समय ऐसा लग रहा था कि रूस में धर्म गायब ही हो गया, लेकिन वो वापस लौट आया, उसकी पॉलिटिक्स भी लौट आई। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसको हम विचारधारात्मक संघर्ष कहते हैं, वो इतने सरल ढंग से नहीं होता है। असल चीज क्या है, असल चुनौती क्या है? असल चुनौती ये है कि आप और मैं दोनों साथ रहने का सलीका कैसे सीखते हैं। मेरा लालच इतना ज्यादा ये नहीं है कि मैं आपको बदल दूं। मैं सिर्फ ये कर सकता हूं कि मैं और आप इज्जत के साथ एक दूसरे के साथ रहना सीखें, ठीक है। तो यह लालच के, तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की जो पूरी राजनीति थी वो कमजोर हो गई। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या लेफ्ट फ्रंट ने किया क्या? उन्होंने किया सिर्फ ये था कि पश्चिम बंगाल के जितने भी सामाजिक इंस्टीट्यूशन थे, सिर्फ उन पर कब्जा कर लिया। अच्छा, उससे ज्यादा कोई काम उन्होंने किया नहीं था, बस उन पर कब्जा कर लिया। और उन्होंने सोचा यह कब्जा अनंत काल तक चलेगा। लेकिन एक इंसानी फितरत होती है, वो फितरत ये होती है कि अगर मेरा कब्जा बहुत दिनों तक बना तो बहुत सारे डिस्टॉर्शंस पैदा होंगे, विकृतियां पैदा होंगी, और आपके मन में मेरे खिलाफ एक भाव पैदा होगा, है ना, विपक्ष पैदा होगा। तो तृणमूल कांग्रेस ने उस विपक्ष की जगह भरी। अब तृणमूल कांग्रेस का जो पिछले 10 साल से रवैया चल रहा है वो तकरीबन वही है, कब्जा करने वाला। तो जब भी देखिए, मैं अगर आपके फैसला करने, सामाजिक तौर पर फैसला करने, राजनीतिक तौर पर फैसला करने, हर चीज को अपने हाथ में ले लूंगा, तो थोड़े दिन के बाद आप मुझसे नफरत करने लगे। एक छोटा सा सवाल मैं समझना चाहता हूं, और आप बहुत अच्छे से तमाम चीज़ों को रख रहे हैं, क्योंकि ऐसे विषयों पे कम बात होती है। क्या आपको नहीं लग रहा जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो या तो चुनाव जीतने की कोशिश करती हैं या भाजपा को हराने की कोशिश करती हैं? जो वैचारिक तौर पे मजबूत करने की कोशिश होनी चाहिए समाज को, या जागरूक करने की कोशिश होनी चाहिए समाज को, वो नहीं करती, और भाजपा निरंतर वो सब करती चली जा रही है। देखिए, हम जब ये कहते हैं तो हम भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एक फायदा है। वो फायदा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा होने। भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक स्वतंत्र पार्टी है, वो किसी की शाखा नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ये किसी की शाखाएं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक शाखा है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निरंतर काम करता रहता है, वैचारिक दृष्टि से काम करता रहता है। भारतीय जनता पार्टी को उसने छोड़ दिया है कि तुम चुनाव जीतने का काम करो, उसके लिए जो भी समझौता करना हो कर लो।
क्योंकि राज्य सत्ता में पहुंचना और राज्य के ऑर्गन्स में पहुंचना, जी स्टेट के ऑर्गन्स में पहुंचना, स्टेट के apparatus में पहुंचना, जी उसके इंस्टीट्यूशंस में पहुंचना बहुत ही जरूरी है। हम्म तो उसके लिए जो भी जोड़ तोड़ समझौता करके किसी नेता को खींच लाओ, किसी के एमएलए को खरीद लो, तोड़ लो, जो भी करो, तिकड़म करो, उसमें कोई बाधा नहीं है। वो इजाजत राष्ट्रीय सेवक संघ ने भारतीय जनता पार्टी को दे रखी है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो 365 दिन 24 घंटा 7 दिन वह अपने वैचारिक अभियान में लगा हुआ है। और सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, जी एकल विद्यालय है ना, वनवासी अध्ययन केंद्र हैं, जी और सरस्वती शिशु मंदिर है। जी ये सब के सब यानी सैकड़ों संगठनों का एक जाल है जो एक वैचारिक अभियान चला रहा है। तो फिर सर यहाँ यही सवाल पैदा हो जाएगा ना कि जब उसके पास एक वैचारिक सोच है आरएसएस के पास और उसने अपना एक राजनीतिक मंच अलग बना दिया है, तो जो देश में जिन्हें आप कह रहे हैं कि आज़ाद पार्टियां हैं, वो इंडिपेंडेंट पार्टियां हैं, वो ऐसे किसी शाखा की गुलाम नहीं हैं, तो वो कैसे लड़ पाएंगी वैचारिक तौर पे? चुनावी जीत सकती हैं, हार सकती हैं, बस। देखिए, उनको सोचना पड़ेगा और उनको और हमें भी सोचना पड़ेगा, हमें और आपको। जैसे हमारे पास समाज का क्या नक्शा, जी भारत का क्या नक्शा, जी हम सब एक साथ रहने का कौन सा तरीका निकालना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, वो क्यों बेहतर तरीका है, वो क्यों एक भले समाज का, अच्छे समाज का नक्शा हमारे पास है। जी हम अगर इसकी बात लगातार लोगों से नहीं कर रहे हैं जी और हम सिर्फ चुनावी राजनीति करते हैं, जी जिसका जिक्र आपने किया जी कि हम सिर्फ चुनाव के 1 महीना पहले जगते हैं और काम करते हैं। जी अब यह एक हैंडीकैप, जिसे अंग्रेजी में हैंडीकैप है, कमी, जी जिसकी तरफ मैंने इशारा किया, जी सर वो सारे राजनीतिक दलों की है जी कि उनके पास कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं है। जी तो यह बात तो उनको जाननी चाहिए थी ना, यह बात तो उनको पता थी, यह बात तो पता थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत में है, उसने तरह तरह के संगठन बना रखे हैं, बीजेपी उनमें से एक, ये बात उनको मालूम है। तो फिर वो ये शिकायत नहीं कर सकते कि हम उससे compete नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको तरीके खोजने पड़ते, उनको वैचारिक संघर्ष में लगने के तरीके खोजने पड़ेंगे। वो ये नहीं कह सकते नहीं नहीं हम तो चुनावी मशीन है, हमारा काम चुनाव लड़ना है, हम चुनाव लड़ेंगे, उसके लिए उस समय जो तोड़ जोड़ करना पड़ता है हम करेंगे, बस उतने दिन का साधन है, और बाकी समय तो हमारे पास चूंकि आरएसएस नहीं है, हम क्या करें। जी ये शिकायत वे नहीं कर सकते, उनके सामने ये चुनौती है कि वो इस काम को कैसे करें। बिल्कुल। लेकिन अभी हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, और अगर हम वहां लौटें तो जी जी वहीं की बात कर रहे हैं, वहीं पे मैं समझना चाहता हूं कि बताइए, ममता बनर्जी के पास कोई वैचारिक ऐसा संगठन है नहीं, कम्युनिस्ट खत्म हो चुके हैं, आप ही बता रहे हैं, वो इस स्थिति में नहीं है कि ममता बनर्जी का विकल्प बन के दोबारा खड़े हो जाएं, कांग्रेस में दम है नहीं, विकल्प दिखाई दे रहा है भाजपा। तो यानी कि जो बंगाल आज तक बचा हुआ था वहाँ पे भी अब भगवा हो जाएगा सब। ये रोका जा सकता है, जी रोका जा सकता है अगर दूरंदेशी से काम लिया जाए, अगर लोग थोड़ी दानिशमंदी से काम लें, जी समझदारी से काम लें, और जब इतना बड़ा खतरा पैदा हो जाता है जी तो लोग अपने जो मतभेद हैं उनको भूलते हैं। जैसे देखिए, बिहार में उन मतभेदों को भुलाया गया, जी जो गठबंधन महागठबंधन बना। जी पिछली बार आप ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार और लालू यादव ने आपसी मतभेद को भुला दिया, जी राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू ने भुला दिया था, क्योंकि नीतीश कुमार की ये समझ थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जी मुझे नहीं लगता है कि उनकी ये समझ बदली है अभी, जी दबाव उन पर कुछ और हो, ये अलग मसला है, लेकिन उनके भीतर, मन के भीतर ये बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश का सबसे बड़ा है। ठीक है। नीतीश जी के अंदर अभी भी ये बात, तो उन्होंने 2015 में इसको भुलाया। जी 2020 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ समझौता किया। जी ठीक है, उस पर आरोप लगा, कहा गया कि आप भूल गए चंद्रशेखर की हत्या कैसे हुई। जी चंद्रशेखर मेरा बचपन का दोस्त था, जी मैं उसकी हत्या के लिए माफ नहीं कर सकता हूँ। जी
जो उस वक्त हुक्मरान थे उनको मैं माफ नहीं कर सकता जी लेकिन बिहार के सामने जो इस वक्त बड़ा खतरा था, जी उसमें यही समझदारी की बात थी कि सीपीआईएमएल जी राष्ट्रीय जनता दल के साथ समझौता करे और उन्होंने इस दूरंदेशी का परिचय दिया। तो फिर बंगाल में क्या किया जाना चाहिए? जी दीपंकर भट्टाचार्य ने, जो कि सीपीआईएमएल के राष्ट्रीय नेता हैं, जी उन्होंने बिल्कुल ठीक ही इशारा किया है कि पश्चिम बंगाल में आपको इस बड़े खतरे की निशानदेही करनी है हम्म और ये बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी है। जी और ये इसलिए बड़ा खतरा नहीं है कि ये एक राजनीतिक विरोधी है हमारा, बल्कि इसलिए बड़ा खतरा है कि जहां भी ये बड़ी ताकत और एकमात्र ताकत के रूप में उभर कर आया है, जी वहां की जिंदगी तबाह हो गई है उस जी जगह की। हम उत्तर प्रदेश को देख सकते हैं, जी बिहार में इसका खतरा अब बढ़ गया, जी हम हरियाणा को देख सकते जी हैं, हम दूसरे इलाकों को देख सकते हैं, हम कर्नाटक को देख सकते जी हैं। जहां भी भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरी है, वहां का सामाजिक ताना बाना बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया है। जी इस वजह से ये बड़ा खतरा क्या है। अब आपको नहीं लगता? इस बड़े खतरे को सामने रखते हुए जी जरूरत इस बात की होगी जी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जी कम्युनिस्ट पार्टी, लेफ्ट फ्रंट तृणमूल कांग्रेस के साथ अपने मतभेद को भुलाए, जी क्योंकि इन सबका सामाजिक जनाधार तो है ही। हम्म लेफ्ट फ्रंट का भी सामाजिक जनाधार अभी बचा हुआ है, हम्म खत्म नहीं हुआ। अगर इस बार उसने समझदारी से काम लिया जी और उसने अगर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया है उसने, जी लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा कि अगर वे तृणमूल कांग्रेस को अपना पहला दुश्मन मान रहे जी हैं, जैसा कि सीपीएम के स्टेटमेंट से जाहिर हुआ जी कि वे मां कहते हैं कि हमको अगर बीजेपी को हटाना है तो पहले तृणमूल को हटाना पड़ेगा। जी यह थोड़ी बेवकूफी की बात है। लेकिन आपको नहीं लगता है सर, ये पार्टियां जब एक हो जाती हैं और बीजेपी इसको कैश कर लेती है कि देखो हमें रोकने के लिए सब लोग एक हो गए, हमें नहीं आने दे रहे हैं, हमारे साथ इतना जुल्म हो रहा है, सब हमारे खिलाफ खड़े हो गए? देखिए, एक बात हमें समझनी होगी, वह यह कि समाज में बंटवारे की कोशिश चल रही है। जी उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, उसको मैं दोहरा नहीं। जी क्या हम इस बंटवारे के खिलाफ हैं या नहीं? हम्म भारत में एक बहुसंख्यकवाद को स्थापित करने की कोशिश की जा रही जी है। भारत में जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं, उनको उनकी औकात बताने की कोशिश की जा रही है। जी क्या हम इसके खिलाफ हैं कि नहीं? पहले तो ये तय कर लेना। हम्म अब अभी भी सौभाग्य से जी ये जो अल्पसंख्यक हैं, वे वोटर हैं, जी मतदाता हैं, जी उनकी संख्या कम नहीं है। जी और सामाजिक जो समीकरण है सामाजिक समूहों का, वह समीकरण अगर बिहार के चुनाव को भी का भी विश्लेषण कर लें, जी तो वह उस समीकरण को, जिसे धर्मनिरपेक्ष राजनीति कहते हैं, उसके पक्ष में लाया जा सकता जी है अगर मेहनत की जाए। अपने आप नहीं आ जाएगा, मेहनत करनी पड़ती। हम्म तो 6 महीने अभी चुनाव में हैं, उस बीच अगर आप इन सारे सामाजिक समुदायों से रोजाना घर घर जाकर संपर्क करेंगे और अगर आप एकजुट दिखलाई पड़ेंगे, तो उनमें यकीन पैदा होगा जी कि आप एक प्रभावी सरकार दे सकते हैं, आप एक प्रभावी विकल्प हो सकते हैं और वे आपके साथ रहेंगे। जी अगर उन्हें भरोसा नहीं होगा, अगर उन्हें लगेगा कि आप एक दूसरे से लड़ेंगे, तो जी जाहिर है कि वे आपके साथ नहीं आएंगे। हम्म तो ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ये कहने की कोशिश करेगी कि देखो हमें अब बाहर रखने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इनको कहना चाहिए कि हाँ, हम भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखने के लिए कर रहे हैं और उसकी वजह यह वजह है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाती है तो किस तरह की बेवकूफियां होंगी? जी जैसे दिल्ली में कल हुई, परसों हुई, जी पटाखे जम के फोड़े गए। जी भारतीय जनता पार्टी के नेता पटाखे बांट रहे थे मुफ्त। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ना, जी ये तो हिंदुओं के हक में था कि पटाखे ना फूटे, जी फेफड़े तो उनके भी खराब होंगे ना। जी तो अब अगर आपने इस राजनीति को सत्ता दे दी
जी, तो यह राजनीति आप ही को खत्म कर देगी। बिल्कुल सही एग्जाम्पल आपने दिल्ली का दिया और आखिरी में जो लाइन कही है काफ़ी मजबूत लाइन है, ये राजनीति आपको ही ख़त्म कर देगी। लेकिन क्या ये समझाने में वाकई में जो विपक्षी पार्टियां हैं, टीएमसी और तमाम सब लोग मिलकर कामयाब हो पाएंगे, भाजपा के खिलाफ लोगों को समझा पाएंगे और लोग सही से अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे? देखना दिलचस्प होगा कि 6 महीने कैसे गुजरते हैं और फिर उसके बाद जैसा आपने अभी बिहार का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव जब लड़ा जाता है और चुनाव के जब नतीजे आ जाते हैं उसके बाद की परिस्थितियां, हालात जो हैं उन पर गौर किया जाएगा और क्या चीज़ें निकल के आएंगी। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। फिर ऐसे ही आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए बहुत शुक्रिया सर।